तो नमस्कार आप सभी लोगों का। मैंने पहले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया था मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। टेक्निकल वैशिष्ट अर्थशास्त्र सूक्ष्म समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को और उसके बारे में समझा था और शुरू में हमने अर्थशास्त्र क्या होती है इसके बारे में जाना था। आज हमारा जो पहला टॉपिक है ये टॉपिक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएँ। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझते हैं। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है कि कभी पूछता नहीं, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होती है आप ऑलरेडी जान चुके हैं, मैंने कल बताया था आपको। इसमें हम किसी एक व्यक्ति की कार्य का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र सबसे पहला इसमें जो विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। वही जो मैंने बताया, किसी एक व्यक्ति की आय का या किसी एक व्यक्ति के आय का या उसके उत्पादन का या उसके व्यक्तिगत उपयोग की व्याख्या को जो सहायता करता है या उसके बारे में जो बताता है वो क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। समझ गए आप? मैंने बताया एक व्यक्ति के बारे में जो आप उसकी आय क्या है या उसकी वो कितना उत्पादन कर रहा है, कितना उपयोग कर रहा है, इसके जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। वो अर्थशास्त्र की पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता क्या होगी? दूसरी विशेषता आपकी होती है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। अब देखिए इसमें बहुत ही सूक्ष्म चरों का स्तंभ होता है, सूक्ष्म चरों का अध्ययन होता है, मतलब एक बहुत छोटे छोटे पार्टों का अध्ययन होगा। देखिए एक चीज़ जो मैंने आपको कल बताई थी वो थी समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र मान लीजिए एक गोला है, तो इसके अंदर बहुत से छोटे 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 सूक्ष्म जो होंगे वो सब इंडिविजुअल हम ही लोग हैं, हम ही जैसे एक एक लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, जिनका अध्ययन करके ही हम पूरे समष्टि अर्थशास्त्र को निकाल सकेंगे। तो इसीलिए जो हमारी ये होती है वैशिष्ट अर्थशास्त्र, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसमें है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन करते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। छोटे छोटे चरों का अध्ययन होता है, छोटे छोटे, जैसे एक फर्म का अध्ययन करेंगे, उसके उपयोग का अध्ययन करेंगे, उसकी उपयोगिता का, एक उत्पादक, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का जो अध्ययन है वो किसमें होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तीसरा है कीमत सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्र से कीमत सिद्धांत का नाम देकर इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत, देखिए अभी आप आगे जाएंगे तो आपको मांग, जिसे हम डिमांड कहते हैं, और पूर्ति, इन दोनों के बीच में कर्व भी बनता है, डिमांड और सप्लाई कर्व। उसके बीच में जो हमारी, ठीक से बनाता हूँ एक मिनट, थोड़ा इसमें आदत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका है, अभी आगे चल के आपको पढ़ना है, आपका डिमांड कर्व या आपका सप्लाई कर्व गया, बस इनके बीच में जो एक कर्व बनता है, यही जो कर्व है ये कहीं ना कहीं हमारी मांग को दर्शाता है या कीमत को दर्शाता है। यही इसका अध्ययन जो होता है किसमें होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में होता है। एक व्यक्ति की मांग क्या है, एक व्यक्ति की हमारी जो पूर्ति क्या है, उसके बीच का जो अध्ययन है, उसके बीच में हम कीमत को निकाल सकते हैं। इसी कीमत सिद्धांत को जो हम निकाल सकते हैं वो किसमें निकालते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। बस समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं, इसको आप प्रैक्टिकली समझेंगे जब आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे मांग और कीमत को, तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब किसी भी चीज़ का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, तो इसका क्षेत्र मांग के सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर मांग के सिद्धांत आते हैं। इसके अंतर्गत हम मांग का फलन, मांग की लोच, उपयोगिता संतुलन आदि का अध्ययन करते हैं। वही जो मैंने बताया, मांग का अध्ययन आपको करना है। इसके अंदर मांग किस प्रकार होती है, मांग का नाम माप क्या है, मांग को किस तरह निकालें, इसका अध्ययन जो होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है उत्पादन के सिद्धांत। अब उत्पादन का सिद्धांत मैंने कल आपको उत्पादन के बारे में बताया था, किस तरीके से आप किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, इससे क्या लाभ होगा, उससे क्या वो होगा, उपयोग किस प्रकार करेंगे, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सब आता है। इसके बाद कीमत निर्धारण सिद्धांत। वही जो मैंने अभी बताया, इसको बताने की जरूरत नहीं। आप कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत निर्धारण करने के लिए जो आप मांग और पूर्ति के बीच में जो मैंने भी कर बनाया था, डिमांड सप्लाई कर निकालेंगे, वो होता है कीमत निर्धारण, और वो भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। चौथा पॉइंट है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि लगान, भूमि की कीमत, मजदूरी। देखिए इसमें 5 चीज़ें दे रखी हैं, इन 5 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे आप बस समष्टि अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भूमि, अगर आप भूमि देते हैं किसी पे तो उसके बदले में आपको लगान मिलती है, लगान की उसकी कीमत के। उसके बाद अगर आप किसी को मजदूरी देते हैं तो उसके बदले आपको
श्रम, जो श्रम वो मजदूरी करता है तो उसका श्रम पे आपका कुछ ना कुछ उसको पैसा देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप किसी को पूंजी देते हैं, पूंजी मतलब आप कैपिटल देते हैं, तो उसके बदले आपको ब्याज मिलता है। ब्याज मतलब आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, आपने किसी को ज़मीन दे दी तो उसके बदले आपको लगान मिलेगा। आपने मजदूरी की तो उसके बदले आप क्या है, श्रम है, उसके बदले आपको कहीं ना कहीं सैलरी मिलेगी, तो उसकी कीमत मिलेगी। और अगर आपने किसी को पूंजी दे दी, पैसा दे दिया, तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्याज मिलेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद है लाभ। लाभ आपको तब मिलता है जब आप साहसी काम करते हैं। साहसी मतलब बिजनेस। जब आप ना कोई बिजनेस करेंगे, साहसी काम करेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। तो ये जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए, इन्हीं 5 प्रकारों का जो अध्ययन है, ये सब निर्धारण होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ये सब का निर्धारण आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। इन कीमतों का जो अध्ययन है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ही हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका निर्धारण आप इसी में कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे। और बाकी से आप सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र में भी इसमें पढ़ेंगे आप पहले से चैप्टर को। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हम महत्व देखते हैं। तो इसका महत्व है उत्पादन के सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन निर्धारण सिद्धांत, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पीटी में दिक्कत हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। अर्थशास्त्र का महत्व देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थशास्त्र कार्य प्रणाली को समझाना। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के कुछ महत्व भी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला महत्व है, क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों को मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, इन इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का संपूर्ण निर्देशन का। देखिए, इसमें सिंपल कहा जा रहा है कि आप एक व्यक्तिगत की अर्थव्यवस्था या एक व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं, इसीलिए इसका जो बुरा प्रभाव है कहीं ना कहीं वैशिष्ट अर्थशास्त्र पर पड़ता है या सेमेस्टर अर्थशास्त्र पर पड़ता है। मतलब पूरी की पूरी संपूर्ण अर्थशास्त्र पर पड़ता है। मैंने जैसे भी एक गोला बनाया था, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट देते थे। मतलब जो छोटे छोटे लोगों का व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, तभी आप पूरे राष्ट्रीय आय को समझ पाएंगे, आप पूरी सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे। यही इसमें बताया जा रहा है। इसीलिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करें। इसीलिए हमारी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। समझ गया? दूसरा पॉइंट है आर्थिक नीतियों का सुझाव। अब देखिए, अगर आप किसी व्यक्तिगत आर्थिक या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को जान पाते हैं, तभी आप कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों को सुझाव दे सकते हैं। अब सुझाव भी आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति का क्या कल्याण हो रहा है, या वो कितना ज़्यादा आय कमा पा रहा है, या उसकी किस प्रकार की स्थिति चल रही है। आज क्या होता है, आज आप देखते हैं राष्ट्रीय आय निकलती है तो कहीं ना कहीं एक आय के ऊपर सभी के संकलन करके ही उसको निकाला जा सकता है। एक इकाई को ही जोड़कर उसको निकाला जाता है। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, जो पॉपुलेशन और उनकी इनकम के सबसे निकाले जाते। आप पढ़ेंगे आगे पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ के भी आए। तो उसका जो निकालना है, तभी आप किसी जब एक व्यक्तिगत के बारे में निकालेंगे, तभी आप नीति का सुझाव दे पाएंगे, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि अगर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ये है तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, या उससे नीचू है, या उससे वैशिष्ट और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के ही प्रभाव से आप कहीं ना कहीं सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र के प्रभाव को बता सकते हैं। यही इसमें बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, नीतियों को मूल्यांकन करने के लिए विशेषण उपयोग भी पड़ता है। कीमत या मूल प्राणी एवं उपकरण जो इस कार्य में शामिल। जब आप कीमत और मूल्य को समझ पाएंगे, एक व्यक्ति की कीमत मूल्य को समझ पाएंगे, तभी आप पूरे अर्थशास्त्र के बारे में आप बता सकते हैं, संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आर्थिक कल्याण। अब कल्याण वही वैशिष्ट अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक कल्याण की दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह दशम अर्थशास्त्र मुख्य विषय है। व्यक्तिगत इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण सिंपल सा वही कि जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में पता लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तभी आपको आर्थिक कल्याण समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपके बारे में बताता हूँ कि आप 500 रुपये कमा रहे हैं महीने का, तो आपका क्या है, आपका कोई कल्याण तो हो नहीं रहा है। तो मैंने क्या हुआ, एक व्यक्ति के बारे में जब जाना, तभी मैं संपूर्ण कल्याण के बारे में बता सकता हूँ। जब एक व्यक्ति का ही कल्याण नहीं हो रहा है तो पूरे देश का कल्याण इस प्रकार रहेगा। तो इसलिए आर्थिक कल्याण के लिए बहुत जरूरी। पहले हम सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र ही पढ़ते थे, पहले यही होती थी। उसके बाद वैशिष्ट अर्थशास्त्र पढ़ते थे, उसके बाद सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र आ गई।
क्योंकि एक लोग का अध्ययन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम संपूर्ण उसका अध्ययन कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। अब सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं विदेश, आज अगर आप क्या कर रहे हैं, आप उपयोग कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, मांग का जो पता लगा रहे हैं, या फिर आप अपने कीमत का पता लगा रहे हैं, उसी कीमत की पता लगाने से ही विदेशी का विनिमय दर को समझा जा सकता है। मान लीजिए अगर आज आपकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं चल रही, उसके हिसाब से जो आपकी कीमत है, तभी आप विदेशी भी जो है आपकी कीमत को समझ सकता है, और आप भी उसकी कीमत को समझ सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को निकाल कर आप किसी की कीमत को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सहयोग करती है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना। जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसे हम कहते हैं, एक्सपोर्ट जो होता है या इम्पोर्ट जो होता है, देश से हम किसी सामान को ना देते हैं, यहाँ सामान को बेचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी देश की सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही देखा जाता है कि उसके यहाँ कैसी कंडीशन चल रही, तभी हम विनिमय या वितरण कर सकते हैं, या हमारे देश में वितरण कर सकता है। ये रिस्पॉन्ड का मतलब। इसके बाद आगे है राजस्व में सहयोग। राजस्व में भी इसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र को एक कर के कल्याणकारी प्रमाणों की व्याख्या करने में उपयोग किया जाता है। यह कर साधनों को अपने अनुकूल स्तर से पुनर्विभाजन की ओर ले जाता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र यह समझने में सहायक करता है सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आकर अच्छा है या बिक्री पर आय की तुलना में बिक्री का सामाजिक कल्याण। वही जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए इसमें लिखा क्या है, इसको समझते हैं। उत्पादक या विक्रेता या फर्माओं के मध्य किसी वस्तु पर लग के कर के भार के वितरण को बताता है। सिंपली एक व्यक्ति, एक फर्म के अंदर कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, या वो कितना ज़्यादा कर्ज ले रखा है। यह कर मतलब पता है आपको क्या होता है? कर मतलब होता है टैक्स, उस पर कितना टैक्स लग रहा है। जब आप एक व्यक्तिगत के बारे में पता लगाएंगे, तभी विशिष्ट अर्थशास्त्र को कल्याण यानी प्रमाणों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक फर्म के ऊपर कर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप मान लीजिए एक बिजनेस चला दो और आपके ऊपर कर मतलब क्या होता है, टैक्स नहीं ज़्यादा लग रहा है। तो इससे मैं यही बोलूँगा कि अगर टैक्स ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप जो कमाएंगे आधा पैसा आपका टैक्स में चला जाएगा, तो आप कमाए नहीं, क्या आप कल्याणी नहीं होगा। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? जब हम किसी एक व्यक्तिगत के ऊपर फोकस करें, तो यही इसमें बता रहा है। और जब किसी एक व्यक्तिगत के ऊपर फोकस होगा, तभी पूरे राष्ट्र के कल्याण के बारे में पता किया जा सकता है। मान लीजिए आपके कर के बारे में मैंने पता लगाया, तभी मैं पूरे देश के बारे में पता लग सकता हूँ ना। अगर एक फर्म जो है उसके ऊपर इतना कर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में तो इसका प्रभाव पड़ेगा। यही ये बताना चाहता है कि राजस्व का मतलब होता है पूरे देश की सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यही पता लगा सकता है कि सामाजिक कल्याण की आय क्या होगी। अगर एक व्यक्ति की ये पोजीशन है, तो पूरे समाज की क्या पोजीशन होगी। यही सामाजिक जो कार्य है, ये राजस्व में बहुत ज़्यादा प्रयोग है, या सामाजिक कल्याण में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद व्यक्तिगत इकाइयों को आर्थिक निर्णय में सहायक है। ये भी है कि व्यक्ति की इकाई आर्थिक निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सहायक है व्यक्ति के लोगों के। जैसे आप देख सकते हैं, फर्म आदि को अपने अपने आर्थिक व्यवहार संबंध में उचित निर्णय लेने की क्षमता उपलब्ध कराता है। आप समझ रहे हैं, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं, इतना मैंने समझा लिया कि कोई भी उपयोक्ता है, उसके पास सीमित साधन है, और उसके पास संतुष्ट करने के लिए उसको किस तरीके से अपनी मांग को पूरा करना है, किस तरीके से उसका प्रयोग करना है, किस तरीके से लाभ लेना है, इन सब बातों का अध्ययन कहीं ना कहीं सूक्ष्म साथ ही कराता है, और उसी के प्रयोग को हम इसमें इसका एक फ़ायदा देख सकते हैं। समझ गए होंगे आपको। इसके बाद इसके कुछ दोष हैं। पहला दोष है अर्थशास्त्र का अधूरा चित्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र पूरी तरीके से आपके चित्र नहीं देता है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर। अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी कमी ये होगी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थान नहीं दिया जा सकता है। अब देश की अर्थव्यवस्था का सही चित्र नहीं बन पाता, कुछ ना कुछ जरूर इसमें कमियां हो जाती हैं। ये इसमें सबसे पहला दृष्टिकोण है, क्योंकि आप सूक्ष्म का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। अब बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो अवास्तविक है, जैसे पूर्ण रोजगार हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता। अब क्या आपको लगता है पूर्ण रोजगार हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है जो हो ही नहीं सकती इकोनॉमी में, और अगर बाई चांस हो भी जाती है तो वो ऐसा ज़्यादा उसका ऊपर रेट, उससे ज़्यादा महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी दिक्कतें आएंगी कि वो सब चीज़ें। तो ये सब जो मान्यताएं इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र में बताई जाती हैं, ये संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है इस पर? कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुयुक्त। इससे बहुत सी समस्याएं हैं, रोजगार, प्रशुल्क नीति, आय,
साधन वितरण, साधन हो गया, वितरण हो गया, रोजगार हो गया, औद्योगिकरण मतलब वैश्वीकरण जिसको कहते हैं, आयात निर्यात, आर्थिक नियोजन, इस प्रकार की जो भी समस्या है इनका जो अध्ययन है वो इसमें हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि रोजगार क्या है वो एक व्यक्ति को देख के पता लगाया जा सकता है, लेकिन पूरे देश पे आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरे देश के लिए आपको पूरे देश का डाटा चाहिए। क्या है एक व्यक्ति का अगर आप पता लगा लेते हैं ठीक है, एक व्यक्ति के मान लीजिए आपको 500 रुपये मिल रहा है, तब भी आप अपने आप को रोजगार मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट, लेकिन उसी जगह दूसरे व्यक्ति को 500 मिल रहा है और वो एक ऐसे लेवल पर है कि ग्रेजुएशन कर चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको आप क्या मानेंगे कि वो रोजगार है? नहीं मानेंगे, आप उसको बेरोजगार मानेंगे। वो उसके लिए रोजगार नहीं, लेकिन आपके लिए रोजगार है। तो एक एक व्यक्ति का अध्ययन करके हम पता नहीं लगा सकते कि पूरा रोजगार क्या है। ऐसी समस्याओं का पता सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं लगता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं होता है एक एक व्यक्ति का निकालना, लेकिन यह अनिवार्य है कि समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। लेकिन ये जरूरी है व्यक्तिगत दृष्टि से बचत करना या आवश्यकता उचन्नी निकालना राष्ट्रीय दृष्टि से इसका बहुत बहुत उचित है, क्योंकि व्यक्तिगत जानना के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जा सकता है। ये उचित मानी गई है, लेकिन पूरी तरीके से उचित नहीं मानी जाती। राष्ट्र के लिए इसका कोई संपूर्ण अर्थव्यवस्था के राष्ट्र की दृष्टि से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ सूक्ष्म का अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी। इसके बाद जब केन्स आते हैं तो वो विशिष्ट या समष्टि अर्थशास्त्र को लाते हैं, तो वहाँ पर वो संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक विश्लेषण करते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक ढांचा है, संरचना कहते हैं, जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकता को पूर्ति के लिए बनाया जाता है। आप उत्पादन किए और उसका आप उपयोग करेंगे। मैंने कल इस पॉइंट को बताया था कि आप कोई सामान बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उपयोग करेगा। इन्हीं जो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसके अंतर्गत उपभोग मतलब सामान को लेना, विनिमय, वितरण करना, सामान को देना, किसी को विनिमय करना, बांटना, ये सभी जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका को बनाता है। व्यक्ति की आजीविका यही होती है उपभोग करना, उत्पादन करना, इसी को बनाता है। ये मैं वैसे बता चुका हूँ। अब आर्थिक समस्या आपको पता है, धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब आर्थिक समस्या के कुछ कारण है। साधनों की सीमितता या सुचलता। सबसे पहले भाई साधन आपके पास बहुत कम है। दूसरा असीमित आवश्यकताएं आपके पास बहुत ज़्यादा है। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं बहुत ज़्यादा, कभी कभी तीव्रता में बहुत अंतर है। किसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है। वैकल्पिक प्रयोग आप बहुत ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ों का बहुत प्रयोग है, दूध है, दूध का पनीर, पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर रहा है। उसके बाद चुनाव की समस्या भी आती है, इनको हम पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट जैसे आपको दिखता है, ये साधनों की आवेदन की समस्या। अर्थव्यवस्था की एवं केंद्रीय समस्या को समझेंगे तो सबसे पहले साधन की केंद्रीय समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है, इसको समझिएगा आप बहुत तरीके से। तो हम पढ़ेंगे अब साधनों अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब देखिए आप अर्थव्यवस्था में है तो आप उत्पादन तो करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, किस चीज़ के संयोग से करेंगे, इसको हम कहते हैं हमारी केंद्रीय समस्या। ये सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या। तो इस समस्या के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कौन कौन सी वस्तु के उत्पादन करने के लिए किया जाए। मतलब जो आपके पास उपयोगी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, ये समझें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आपका प्रयोग कैसे किया जाए। अब देखिए सिंपली प्रयोग कैसे किया जाए का मतलब है कि प्रतिपादन के कुशल की समस्या, अर्थात हम साधनों का कुशलतम अष्टन कैसे कर सकते हैं। वितरण में कुशलता की समस्या, अर्थात हम राष्ट्रीय आय की कुशलता कैसे कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें का पॉइंट दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। किस तरीके से हम राष्ट्र की उत्पादन की कुशलता की समस्या का हम साधन कर सकेंगे, या वितरण की कुशलता की समस्या का हम राष्ट्रीय आय, देखिए वितरण किस प्रकार से करना है कि राष्ट्र आय की जो कुशलता है उसका वितरण, राष्ट्र में पूरी तरीके से वितरण किस तरह किया जाता है।
तो आजकल उत्पादन के साधन में अपघटन और राष्ट्रीय आय के वितरण को कुशलता जानना अनिवार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और साथ इस समस्या का विश्लेषण कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत करता है। अब देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि हम जो समझते हैं इसका हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कैसे करें। हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, किसके लिए, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सब दिया नहीं। क्या उत्पादन किया जाए का मतलब है कि क्या हम बनाएं। अब आप हमारे पास बनाने के लिए क्या होता है, अब भाई वही हम बनाएंगे जिसकी मांग होगी। हमारे देश में जिस चीज़ की मांग होगी हम उसी को तो बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए दूध की बहुत ज़्यादा मांग हो रही तो आप दूध को भी बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो उत्तर आता है क्या बनाए, केंद्रीय समस्या जो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ये हम वही बना सकते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी और उसी को हम बनाएंगे। जिसको सबसे ज़्यादा लोग मांग करें उसी को हम बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। जो जिसका रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा कम है, जिसके आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई चीज़ है जिसको बहुत ही कम उसका जो रिसोर्सेज है या साधन बहुत ज़्यादा कम है लेकिन उसकी मांग ज़्यादा है, तो उसको किस तरीके से आप बनाएंगे, सीमित साधनों में रहकर किस प्रकार से उसको बनाएंगे आप, यही जो है आपका कहीं ना कहीं क्या उत्पादन किया जाए इसमें आता है। जैसे एक चीज़ इसमें होती है उपभोक्ता उत्पादन, ये दो चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब इसमें आप बनाने के लिए या तो दो ही चीज़ आपके पास पर, आप कपड़ा बनाते हैं, चावल, इन सब का उत्पादन कर लेते हैं, या आप कुछ मशीनी चीज़ बना देते हैं मशीन का प्रयोग करके। तो ये सब जो चीज़ें आप बनाएंगे, ये जो आप बनाएंगे, या आप जैसे मान लीजिए आप चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये चीनी लोग डिमांड कर रहे हैं तभी तो भारत देश में चीनी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, यानी लोग उसका डिमांड कर रहे हैं तभी तो आप चीनी का उत्पादन करें। ये सब जो चीज़ें हैं यही आपको डिसाइड करनी है कि क्या उत्पादन किया जाए, ये मांग के हिसाब से निर्धारित होगा। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। और कैसे उत्पादन करने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग होता है। एक होती है आपकी, एक मिनट में देखता हूँ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इनके अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे क्या उत्पादन किया जाए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, मैं नोट्स देख रहा हूँ। इस समस्या के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कौन कौन सी वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए किया जाए। मतलब आपके पास जो साधन है उसका आप उत्पादन किस किस वस्तुओं के लिए किया जाए, इनका जो पूरा प्रक्रिया है। इसलिए इन साधनों के अपघटन की समस्या भी कहते हैं। इसीलिए भाई के पास जो साधन है उसमें क्या क्या बनाएगी। जैसे मैंने यदि आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि आपके पास चाहे तो आप मशीनी प्रयोग बनाकर कुछ बना सकते हैं, या आप कुछ खेती वाले जैसे शुगर हो गया, चीनी का उत्पादन कर सकते हैं। इन सब साधनों को देखकर आप जो प्रयोग करेंगे उसे हम इसमें लाएंगे। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उपलब्ध संसाधन किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करें। पूंजीगत वस्तुएं, उपयुक्त वस्तुएं, निजी सार्वजनिक वस्तुएं, नागरिक वस्तुएं, सैनिक वस्तुएं, इन सब का प्रयोग होता है। देखिए जिसकी मांग होगी उसी का बनाया जाएगा। जैसे पूंजीगत वस्तुएं, पैसे वाली जिससे हमारी कमाई हो सके। उपयोग वस्तुएं जिसका लोग प्रयोग करते हो। निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, नागरिक वस्तुएं, सैनिक वस्तुएं हो। इन्हीं वस्तुओं का हम ज़्यादातर उत्पादन करते हैं जो हमें होता है, जिसको आप आज देख पाते हैं। इसके बाद वस्तुओं का उत्पादन किस मात्रा में किया जाए, ये भी बहुत मायने रखता है। किस मात्रा में किया जाए, वह आपने तैयार करने के हमें ये बनाना है, किस मात्रा में किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात का अध्ययन करते हैं कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो सके, अब मात्रा होनी चाहिए जिससे एक अर्थव्यवस्था, अब मात्रा उस हिसाब से आप तैयार करेंगे जिस हिसाब से लोगों मांग करेंगे। मान लीजिए मांग बहुत ज़्यादा है तो आप मात्रा बहुत ज़्यादा बनाएंगे, मांग कम है तो आप मात्रा बहुत कम बनाएंगे। इस प्रकार का आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कैसे उत्पादन किया जाए। मैंने बताया कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादन करने का दो तरीका यहाँ पर होता है। एक मिनट रुकेंगे।
कैसे उत्पादन किया जाए का दो प्रक्रिया होता है। अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। आपने ये तो सोच लिया क्या बनाना है, अब कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे उत्पादन करने के लिए श्रम का आर्थिक प्रयोग, पूंजी का अधिक प्रयोग हो, उत्पादन श्रम प्रधान हो या पूंजी प्रधान। देखिए दो चीज़ इसमें है, एक होती है पूंजी प्रधान, एक होती है श्रम प्रधान। अब पूंजी प्रधान का मतलब है पैसे वाला, जिसमें मशीन का प्रयोग ज़्यादातर होता है, और श्रम प्रधान मतलब हम लेबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो आपके पास तरीके होते हैं, या तो आप लेबर से काम करवाने, या तो पूंजी प्रधान मशीनों का प्रयोग करें। आजकल दो ही तरीका है। अब आप देखते हैं कि कोई भी फैक्ट्री में दो ही तरीके से काम होता है, या तो भाई लेबर का इस्तेमाल होता है, या तो पूंजी का इस्तेमाल होता है। पूंजी तक मतलब मशीन होता है जिसमें काम तेज़ी से होता है। यही दो आपके पास तरीके होते हैं। तीसरा पॉइंट है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब भाई जाहिर सी बात, आज अमीर और गरीबों में जो फ़र्क क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि अमीर के पास पैसा है, अगर वो पैसा देने को तैयार है, आपको उपयोग करने को तैयार है, तभी तो आप उत्पादन करेंगे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए उत्पादन करें। ज़्यादातर अमीरों के लिए उत्पादन रहता है, क्योंकि पैसे देता हूँ तो आप उनके लिए बनाएंगे। गरीबों के लिए भी होता है उत्पादन, लेकिन वो कल्याण के रूप में चला जाता है। तो सरकार का वो है कि आप उसमें कुछ कल्याण करते हैं। तो यही चीज़ आपको पता नहीं, समझ रहे हैं ना। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसे वितरण की समस्या भी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था को निर्धारण लेने के लिए संसाधनों का वितरण ढंग से भी होना चाहिए। इन तीनों समस्या, संसाधन की पूर्ण उपयोग की समस्या, आर्थिक विकास के दर को कैसे बढ़ाए, यही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इन तीनों समस्या के अंतर्गत भारत अविकसित देश में दो अन्य समस्या भी हैं। एक है संसाधन की पूर्ति उपयोग की समस्या, किस तरीके से संसाधन को पूर्ण रूप से संसाधनों का प्रयोग किया जाए, कि हमारे पास संसाधन बहुत कम है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता। तीसरा है आर्थिक विकास कैसे बढ़ाया जाए, ये भी हमारे देश में नहीं हो पाता, क्योंकि विकास हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये अमीर गरीब पर जो मैंने फ़र्क बताया, इन सब प्रक्रियाओं की वजह से हमारे देश की आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। संसाधन कम है इसलिए ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है। ये सब जो भी ये बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में भी आप जानेंगे धीरे धीरे। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देखिए संसाधन हमारे पास कम है, इसलिए उसका पूर्ण तरीके से हम प्रयोग नहीं कर पाते। आज इतने कम संसाधन है कि लोग उसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए भी उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा सकता। और दूसरी बात है आर्थिक विकास के दर को कैसे बढ़ाए। अब आर्थिक विकास के दर को बढ़ाने के लिए ठीक प्रकार से अगर देश में उपयोग होगा तभी विकास बढ़ेगा। अगर ठीक प्रकार से आप पूरे देश के सभी लोगों को बात करेंगे, विनिमय करेंगे, जैसे मैंने यहाँ गरीब अमीर का फर्क बताया, अगर गरीब के पास भी चीज़ें जा रही हैं उसी प्राइस में और अमीर के पास भी उसी प्राइस में चीज़ें जा रही हैं, तभी तो देश का विकास होगा। देश की जब आय बढ़ेगी तभी तो विकास होगा। यही चीज़ समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए कोई दिक्कत होती, बीच बीच में दिक्कत इसलिए होती है, मैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम में अब आया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बीच बीच में दिक्कत हो जाती हो, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयोग करता हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं धीरे धीरे कुछ बुक के भी इसमें ऐड करके आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू।